हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, कॉलेजियम सिस्टम। यह क्या है और कैसे काम करता है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और ये पूरी तरीके से कैसे काम करता है। आइए देखते हैं, बिना टाइम बर्बाद को किए हुए। समय बर्बाद मत कीजिए वरना समय आपको बर्बाद कर देगा। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? यह जज की नियुक्ति की एक प्रक्रिया है, उनका पदोन्नति की एक प्रक्रिया है, उनके स्थानांतरण की एक प्रक्रिया है। अगर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कोई जज को नियुक्त किया जाता है तो ऐसी थोड़ी है कि कहीं से जज टांग के लाओ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डाल दो, ऐसा नहीं होता। उनको एक सिस्टम के थ्रू उनको नियुक्त किया जाता है, उनको पद से अपना प्रमोशन की दिया जाता है अथवा उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। यही है कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होता है। कॉलेजियम सिस्टम कैसे काम करता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति एक कॉलेजियम नाम सुझाता है। एक संस्था आप समझ सकते हैं, एक चैटबॉट समझ सकते हैं कॉलेजियम सिस्टम को। इसमें क्या होता है कि अगर कॉलेजियम सिस्टम में कोई जज का लिस्ट नाम दिया गया तो लिस्ट को क्या किया जाता है, फिर भारत सरकार को भेजा जाता है। भारत सरकार को भेजा जाता है, भारत सरकार लॉ मिनिस्ट्री को भेजती है, मतलब भारत सरकार की वही लॉ मिनिस्ट्री। फिर लॉ मिनिस्ट्री क्या करती है कि आईबी रिपोर्ट के ज़रिए उनकी जांच करवाती है कि वास्तव में ये जज हैं कि फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। तो आईबी रिपोर्ट के जरिए सामान्यतः उनकी जांच होती है और अगर उन जांच में कोई त्रुटि पाई गई, कोई आपत्ति पाई गई, तो फिर भारत सरकार लॉ मिनिस्ट्री क्या करता है कि वापस कॉलेजियम को भेज देता है कि देखो भाई, तुम्हारे ये जज में गड़बड़ी है, कुछ नाम में गड़बड़ी है, कोई भी तरह का दिक्कत हो तो उसको वापस भेज देती है। लेकिन फिर क्या होता है कि फिर कॉलेजियम में अगर दोबारा से वही नाम आता है कि लाओ ठीक है, गड़बड़ी है, तुम सुधार के दे देते हैं, तो कॉलेजियम से फिर से अगर वही नाम दिया जाता है तो भारत सरकार लॉ मिनिस्ट्री सरकार यानी राष्ट्रपति आराम से उस नाम को एक्सेप्ट कर लेगा। ये नहीं बोलेगा कि हम दोबारा फिर वही कहाँ नाम दिया, दोबारा नाम आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो सामान्यतः यही प्रक्रियाएं होती है कॉलेजियम सिस्टम में। अब देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। इसकी शुरुआत 3 जजेस केसेस के द्वारा हुई थी। पहला जज केस हुआ था 1981 में, जिसको हम एसपी गुप्ता के भी नाम से जानते हैं। दूसरा जज केस 1993 और तीसरा जज केस 1998। इन तीनों के बारे में अभी डिटेल में देखेंगे। पहला जज केस में क्या कहा गया कि अगर कोई भी जज का नियुक्ति होता है तो इसमें किसकी सलाह सर्वोपरि मानी जाएगी? न्यायपालिका का, न्यायाधीश का, जो न्यायपालिका है हमारा सुप्रीम कोर्ट है, या फिर सरकार या अथवा राष्ट्रपति की जो सलाह है, राय है, वो किसको सर्वोपरि माना जाएगा? तो इसमें कहा गया कि नहीं भैया, जो राष्ट्रपति की सलाह है ना वो सर्वोपरि मानी जाएगी। तो इसमें दिक्कत क्या हुआ कि अब राष्ट्रपति अपना मनमानी से जज की नियुक्ति कर देंगे तो पूरा विधि व्यवस्था उनके अनुसार चलेगा। अब उनके अनुसार विधि व्यवस्था पूरा चलेगा तो यहाँ पे क्या हुआ कि न्यायपालिका को लगा कि भैया पूरा विधि व्यवस्था आपके खिलाफ चलेगा तो कैसे काम चलेगा? इसमें हो सकता है कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो प्रभावित हो जाए या फिर चीज़ें बिगड़ सकती है। आप खुद सोचिए ना कि जहाँ 2 लोग हैं, अगर पूरा पावर उनको एक के हाथ में दिया जाए तो कैसे नहीं चल पाएगा विधि व्यवस्था सही से। तो पहला जज केस में यही कहा गया, एसपी गुप्ता केस में, कि पूरा का पूरा जो विधि व्यवस्था है ना वो राष्ट्रपति कार्यपालिका के हाथ में है, कार्यपालिका के हाथ में है। लेकिन इससे बहुत चीज़ें प्रभावित हुई, न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से प्रभावित हुई, कुछ स्वतंत्रता पर उनका उंगली उठा। तो पहला जज केस में है। दूसरा जज केस में देखते हैं क्या है। दूसरा जज केस में है, इसको कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस। अब इसमें क्या कहा गया कि क्या मुख्य सीजीआई की सलाह पर सर्वोपरि मानी जाएगी? इसमें तो कहा गया कि राष्ट्रपति की सलाह जो है ना वो सर्वोपरि मानी जाएगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। फिर बाद में कहा गया कि नहीं, न्यायपालिका पर उंगली उठा, स्वतंत्रता पर उनका उंगली उठा कि नहीं, मेरा स्वतंत्रता जो है बढ़िया से हम काम नहीं कर पा रहे हैं, चाहे कुछ भी। तो फिर कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश जो है ना वो नियुक्त करेंगे जज को, उनकी सलाह सर्वोपरि मानी जाएगी। दूसरा जज केस में मुख्य सीजीआई जो है, भारत के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी सलाह सर्वोपरि मानी जाएगी। अब यहाँ पे तो राष्ट्रपति जी नाराज़ हो गए कि यहाँ पे तो पावर मेरे हाथ में था कि हम जज की नियुक्ति करेंगे, और यहाँ पे क्या हुआ कि मुख्य सीजीआई की सलाह पे यहाँ पे जज को नियुक्त किया जाने लगा। दूसरा जजेस केस 1993। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मामला धीरे धीरे चला, 5-6 साल मतलब चला। उसके बाद आता है तीसरा जजेस केस। मतलब इसमें राष्ट्रपति के हाथों में सब कुछ था कि भैया जज को नियुक्त करना है, ट्रांसफ़र करना है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ क्या करेगा राष्ट्रपति। पहला जज केस में राष्ट्रपति सब कुछ करेगा, लेकिन दूसरा में क्या करेगा कि अब यहाँ न्यायपालिका का जो सीजीआई है वो गुस्से आ गए, तुम राष्ट्रपति सब कुछ करेगा, हम यहाँ झूठों को बैठा है। तो दूसरा जज केस में कहा गया कि नहीं, सीजीआई जो है वही सब कुछ करेंगे, राष्ट्रपति कुछ नहीं। हाँ, उनका सलाह ठीक है, मानेंगे, परामर्श लेंगे, वो अलग चीज़ है,
लेकिन यहाँ पे सीजीआई सब कुछ करेंगे। लेकिन फिर अब यहाँ पे राष्ट्रपति गुस्सा के कहें कि रुको, अब राष्ट्रपति क्या करते हैं कि तीसरा जजेस केस 1998 में, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, अब राष्ट्रपति दिमाग लगाते हैं और यहाँ कहते हैं कि आर्टिकल 143 के मतलब आर्टिकल 143 के अधिकार से हम ये आपसे पूछ सकते हैं, न्यायपालिका से सलाह ले सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। तो आर्टिकल 143 से राष्ट्रपति फिर पूछे कि क्या मुख्य न्यायाधीश कर रहे हैं जजों की नियुक्ति, क्या यह सही है पूरी तरीके से? न्यायपालिका ने उत्तर दिया कि नहीं, हम मुख्य न्यायाधीश अकेले हम नहीं करेंगे, हमारे साथ सीजीआई मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, मतलब कि जो बढ़िया जज हैं, जो जिनका एक्सपीरियंस अनुभव ज़्यादा है, जो उम्र दराज हैं, हम सीजीआई प्लस 4 जो को ये क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है, इनकी सलाह पे जजों की नियुक्ति की जाएगी। और इधर कहा गया कि हाई कोर्ट के लिए हम कहते हैं कि चीफ जस्टिस और प्लस 2 जज, इनके सलाह पे हाई कोर्ट में हो सकता है। यह कि सीजीआई प्लस 4 जज होंगे हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस और प्लस 2 जज होंगे। अगर इन चारों जजों में से अगर 2 जज भी बोल देते हैं कि नहीं भैया, 2 जज की अगर जो बात है वो कहेंगे कि नहीं, न्यायाधीश की कॉलेजियम सिस्टम में न्यायाधीश जज की नियुक्ति जो है वो गलत तरीके से, मतलब ये इनकार कर दिए ना, तो जज की नियुक्ति कॉलेजियम से नहीं हो सकती है। ये क्या कहते हैं, तीसरा जजेस केस में जो न्यायपालिका है ना, वो राष्ट्रपति को मतलब बताते हैं ये बात कि देखिए हम अकेले नहीं रहेंगे, सीजीआई प्लस 4 जज रहेंगे। अगर इन 2 में से अगर इनमें ना कर देते हैं तो आप कॉलेजियम से नहीं कीजिएगा, सिंपल सी बात है, सिंपल, कॉलेजियम से हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 जजों का होना ज़रूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए और ये हाई कोर्ट के लिए। न्यायपालिका इसमें अपने तरीके से तो कर सकती है, लेकिन इसको लास्ट में कहा गया है कि भाई भतीजावाद वाला, जैसे कि अब कोई है जज, वो अपने किसी दूसरे को जज बनाना चाहते हैं कुछ भी, तो अब समझिए ना कि एक तरीके से हम कैसे समझाएं। राष्ट्रपति के हाथों में था तो राष्ट्रपति अपना मनमानी से जज की नियुक्ति करेंगे। अगर इधर न्यायपालिका में क्या बोलते हैं इसको, अगर जज के पास पावर रहेगा तो जज अपने तरीके से परिवारवाद, हालांकि हम लोग कहते हैं कि राजनीतिक में ही से परिवारवाद है, लेकिन यहाँ न्यायपालिका में भी दिख रहा है, कार्यपालिका में भी परिवारवाद दिख रहा है। हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है, ये भारत है, कुछ भी हो सकता है। और इसमें हाँ एक चीज़ें और हैं कि इसमें पारदर्शिता की थोड़ी कमी आती है, क्योंकि इसमें संसद की भूमिका नहीं होती है और ना ही जनता की भूमिका होती है। कॉलेजियम प्रणाली में ना ही संसद कुछ कर सकता है और ना ही जनता कुछ कर सकता है। अब क्या ऊपर क्या हो रहा है कौन देखने जा रहा है। हालांकि लड़ने के लिए हमारे वकील लोग हैं, हम लोग को टेंशन नहीं लेना है। हालांकि हम लोग तो सोच ही सकते हैं सिर्फ, लेकिन वहाँ पे लड़ने के लिए कंधे से कंधा, सीना से सीना मिला के लोग खड़े हुए हैं कि कहीं भी भारतीय संविधान में गड़बड़ नहीं हो सकती। हालांकि एक बात और बताते हैं कि भारतीय संविधान में कॉलेजियम के बारे में उतनी विस्तृत व्याख्या नहीं दी गई है, और कॉलेजियम की जो नींव पड़ी थी ना, वो पहला जज केस में नहीं पड़ी थी, दूसरा जजेस केस में पड़ी थी कॉलेजियम की नींव, और यहीं से कॉलेजियम की शुरुआत हुई और यहाँ आते आते ख़त्म हो गई। हालांकि ये 1998 तक ही जो अभी है तीसरा जज केस, उसी के अनुसार से भी जजों की नियुक्ति होती है, उनका पदोन्नति होता है और तब उनका स्थानांतरण होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और नहीं भी समझ में आई है तो दोबारा चला लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।